जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गया तो अलगू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया था, और जब अलगू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली थी। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम न होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार व आदर सब मिलता था, लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। जुम्मन शेख भी कुछ नहीं कहता। जुम्मन की मौसी को उसकी बहू ताने मारती, 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक तो ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक ये सब सहता रहूंगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा ना हो। कोई उससे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पड़ी थी तो उसका निर्णय होना तो जरूरी था। गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना, तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाए। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस पर अलगू ने कहा, आने को तो आ जाऊंगा मौसी, पर वहां मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की नहीं कहोगे वहां? अलगू मौसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंजे जा रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले में इसने मुझे रोटी और कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे काट लिया, पर अब रोज रोज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी तो जा नहीं सकती, ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुख बताऊं। तुम्हारा जो फैसला होगा वह मैं मान लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचित लोगों को जुम्मन ने अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हम या तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अभी कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। जुम्मन ने रामधन मिश्र को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस पर बूढ़ी मौसी जुम्मन से बोली, पंच
किसी के दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होते। अगर फिर भी तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है, तो अलगू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। ये बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अलगू चौधरी भी ठीक है। अलगू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वो इससे कन्नी काटना चाहता था, सो वह बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचता। पंच तो खुदा का ही नुमाइंदा होता है। इस पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं। हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अलगू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अलगू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए ही कर रहा है। इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचों, मेरी मौसी ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने को बोल रही हैं। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है, ये सभी लोगों को पता है, और उससे इतना लाभ नहीं कि मैं मौसी का महीने का खर्च निकाल सकूं। दान पत्र में भी इस तरह के खर्चे का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को जैसा ठीक लगे वैसा फैसला करें। अलगू चौधरी को कभी कभार कचहरी का काम पड़ ही जाता था, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किए। अलगू का एक एक सवाल जुम्मन को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो अलगू किस तरह की बातें कर रहा था और अब एकदम से ना जाने उसे क्या हो गया। जुम्मन अभी इसी सोच विचार में था कि इतने में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन, पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हें हर महीने खर्चा देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं हो तो जो जायदाद को लेकर करारनामा है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन के होश उड़ गए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या फिर उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लगा रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाए जा रही थी कि वो अपने साथ हुए उस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अलगू शहर से बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर जुम्मन सबसे कहता फिरता, ये तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खुदा सब देखता है। वहीं अलगू चौधरी को इस बात का शक था कि उसके बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया हो। अलगू की बीवी ने भी इसे लेकर हामी भरी। इसी बात को लेकर एक दिन अलगू की बीवी और जुम्मन की बीवी के बीच में काफ़ी बहसबाजी भी हुई। अब अलगू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का करे भी तो क्या करे। उसी गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो बैलगाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लाद कर शहर की मंडी ले जाना और वहां से तेल व नमक आदि लाना था। समझू का मन अलगू के बैल पर आ गया था। उसने देखा कि बैल काफ़ी अच्छा है, तो दिन में 2 से 3 चक्कर शहर के हो जाएंगे, तो उसने इस बारे में अलगू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने खूंटे में बांध दिया। समझू को नया बैल क्या मिला वो फूले ना समाता। दिन में 4-4 चक्कर शहर के लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसके पानी की। रात को बस रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू साहू वापस आ रहा था। उसने बैलगाड़ी पर 2 गुना वजन लादा था। दिन भर की थकान से बैल मुश्किल से ही चल पा रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू घर को पहुंचने की जल्दी लगी थी। ऐसे में वो उसे कोड़े मार कर भगाता जाता, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वो धरती पर गिर पड़ा।
बैल गिरा भी ऐसा कि उसने प्राण छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपये कमाई बनी थी, जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे, ऐसे में गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता था। इस तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो इसके साथ ही होश भी उड़ गए। कमर से बंधी थैली गायब थी। इस घटना के बाद अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साहू तो साहू, उसकी बीवी भी उस पर झल्ला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोला, यहाँ हमारी पूरी कमाई लूट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। कमजोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले आए। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारा बैल बाहर बंधा है, उसे ले जाओ, महीना 2 महीना उससे काम करवा लो, इससे ज्यादा क्या लोगे। अलगू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगा रहा, लेकिन यहाँ सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्सा हो गए। दोनों का शोर सुनकर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दे डाली। अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों इसे लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अलगू, तुम किसे पंच चुनोगे। अलगू ने कहा, समझू साहू ही इसका निर्णय करें। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैं जुम्मन शेख को चुनता हूँ। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी पीला पड़ गया। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं। अलगू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया, उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूँ। मैं जो कहूँगा वो अल्लाह की आवाज़ होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों से सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू को बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन दो पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उलट दो पंच समझू पर बैल के मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त धनराशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने पूरे मामले पर अच्छी तरह से सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए जुल्म और कड़े परिश्रम से हुई है। इस पर रामधन मिश्र ने खड़े होते हुए कहा, समझू साहू का बैल उसके अपने किए जुल्म की वजह से मारा है, इसलिए उससे तो अतिरिक्त दंड भी लेना चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, लेकिन ये दूसरा मसला है, इसे अभी उठाने का कोई मतलब नहीं। फिर जुम्मन ने कहा, अब यह अलगू चौधरी का खुद का फैसला है, अगर वो समझू को रियायत देता है तो यह उसका बड़प्पन होगा। पंचों का यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अलगू के साथ यह नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन के न्याय नीति की तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। जुम्मन बोला, भाई अलगू, जब तुमने मेरे लिए पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंच का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये बात सुनकर अलगू चौधरी भी रोने लग गया। दोनों के बीच जो बुराई का मैल था वो आंसुओं से धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
आइए सुनते हैं अगली कहानी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन मुझसे केवल 3 कक्षा ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन उनके मुताबिक तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी एक कक्षा में उन्हें 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो, उस पर मकान कैसे बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मुझे डांटने और मेरी निगरानी करने का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी तरह पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब बिना रुके बस बोलते जाते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और 1 नंबर भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, ऐसा होता तो सभी अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं जाके यह आती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो न मुझे रोज़। अगर नहीं देखते, जो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी 1-1 कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर एक ही कक्षा में पढ़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो इससे अच्छा है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाधी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था मेरे पास। अपराध तो मैंने किया मानता हूँ, पर लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और एक बार फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और ताने खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। फिर
सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आधे हाथों लूं और कहूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और कक्षा में अव्वल भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, क्योंकि कुछ दिन तक भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अगर इस बार उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते ही कक्षा में अव्वल आ गया। जवाब में यह हैकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब को शायद कुछ अंदाजा हो गया था, और एक दिन जब मैं सुबह का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो उन्होंने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। आदमी जो कुकर्म चाहे करें, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में क्या हुआ ये सबको पता है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे है, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ये लोग एक ही नाम रखते हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब अज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लट के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अब उनसे कोई पूछे, इसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है, अब वह दुगना नहीं चौगुन हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये तो समय की किफ़ायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले।
मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है, संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन बड़ों को कौन समझाए? मेरे दर्जे में आओगे लाला, तो ये सारे पाप बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसलिए मेरा कहना मानिए। मैं चाहे फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो तो जिंदगी में कभी नहीं पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने कक्षा की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की थी, पर न जाने कैसे कक्षा में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी नरमी का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोई उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बनतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्रभाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकॉय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे।
मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिन में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा कि तुम्हें बिना पढ़े ही पास करते गए, तो शायद अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल और डी लिट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई कक्षा पास नहीं की और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की किताबें पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा अनुभव है और रहेगा। दैव न करें, आज मैं बीमार हो आऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक उड़ा कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, विदेश के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बुई माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। अगर तुम यूं न मानोगे तो थप्पड़ दिखाकर मैंने कहा इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे तन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और प्यार से कहने लगे, मैं पतंगे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।